हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रमोद ढाका, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। तो डियर, इस सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं जेई एडवांस के 2020 से लेकर 2024 तक के सारे पेपर्स का पेपर बाय पेपर सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन। मैं इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं 2020 का एडवांस का पेपर सेकंड। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहले सेक्शन 1 जो है, इसमें 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में +3 और माइनस वाला पार्ट था, और इसमें वैसे सिंगल डिजिट इंटीजर वाले क्वेश्चंस हैं। पेपर 1 में जो क्वेश्चंस थे वो न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले थे, इसमें इंटीजर वैल्यूज वाले हैं, और इनमें +3 और -1 की मार्किंग है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। 1 में बोला गया है कि लार्ज स्क्वायर कंटेनर विथ थिन ट्रांसपेरेंट वर्टिकल वॉल्स आर फिल्ड विथ वाटर। ओके, कि एक स्क्वायर कंटेनर है, ट्रांसपेरेंट वॉल्स है, और इसे वाटर से फिल किया गया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। is kept on a horizontal table, इसे horizontal table पे रखा गया है। A student holds a thin straight wire vertically inside the water 12 cm from one of its corner। कि एक स्टूडेंट जो है, इसमें है ये जो वायर है, इसे एक पकड़ यहां पे पकड़ के रखता है, और यहां से इसकी जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज 12 cm। ओके, as shown schematically in the figure, looking at the wire from its corner, इस कॉर्नर से वायर को देखने पर another student sees 2 images of the wire। दूसरे स्टूडेंट को इस वायर की 2 इमेजेस दिखती हैं, लोकेटेड सिमेट्रिकली ऑन ईच साइड ऑफ लाइन ऑफ साइट एंड सोन। मतलब दोनों साइड में यहां पे हमें बिल्कुल सिमेट्रिकली ये दोनों इमेजेस दिख रही हैं। एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द सेपरेशन इन सेंटीमीटर बिटवीन दीज इमेजेस। इन दोनों इमेजेस के बीच सेपरेशन देखना है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर कई तरीके से दिया गया है। हम जो इसका आंसर देने जा रहे हैं वो नियर नॉर्मल व्यू के लिए। आप ऑब्जर्वर इनफाइनाइट पे मान के भी दे सकते हैं, ऑब्जर्वर नजदीक मान के भी दे सकते हैं। तो मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें ऑब्जर्वर जो है, दैट इज फॉर नियर नॉर्मल व्यू। मतलब इमेज की जो लोकेशन है वो नियर नॉर्मल व्यू के लिए डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, यहां से जो लाइट रे जो नॉर्मली यहां से निकलेगी, उस लाइट बेसिक आइडिया डिस्कस कर रहा हूं पहले। तो मैं मान लो ये डिस्टेंस डी है, तो ये जो लाइट रे यहां से निकलेगी, उसके एपरेंट इमेज जो दिखेगी पीछे ऑब्जर्वर वाली एपरेंट दिखेगी, मीडियम चेंज हो गया, उसकी वजह से कितनी दिखेगी, d/μ पे दिखेगी। डी की वैल्यू कितनी है, तो देखो बेटा, इस ट्राइंगल में दिस एंगल इज 90, दिस वन इज 45, दिस डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर, सो दिस डिस्टेंस इज 12√2। तो इमेज जो यहां पे दिखेगी, दिस इज द एपरेंट डिस्टेंस, डी एपरेंट, और आपके इस डी एपरेंट की वैल्यू जो है वो 12/√2। ये डिस्टेंस 12/√2 डिवाइड बाय 4/3, और ये वाली वैल्यू जो मेरे पास निकल के आ रही, दैट इज 9/√2। अब ये जो सेपरेशन है ये 9/√2 का है, तो ये जो सेपरेशन आएगा, ये डिस्टेंस, ये कितने का आएगा, 3/√2 का। मतलब शिफ्टिंग जो हुई है वो 3/√2 की हुई है। इमेज जो है वो इससे 9/√2 पे नजर आ रही है। तो सिमिलरली जो दूसरी इमेज है वो भी यहां से 3/√2 डिस्टेंस पर नजर आएगी। अच्छा, और मुझे ये सेपरेशन बतलाना है। देखिए, ये एंगल है 45, तो ये डिस्टेंस आएगा 3/2। ये वाला एंगल भी 45, तो ये वाला डिस्टेंस भी आएगा 3/2, ये 3/2, ये 3/2, देन दिस टोटल सेपरेशन विल बी व्हाट, 3 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का एक आंसर जो है, दैट वन इज 3 सेंटीमीटर। चलिए, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए ट्रेन विथ क्रॉस सेक्शन एरिया ST इज मूविंग विथ स्पीड VT इनसाइड ए लॉन्ग टनल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया S0। कि एक ट्रेन है, VT स्पीड, क्रॉस सेक्शन एरिया ST, एक टनल में मूविंग है, जिसमें टनल का क्रॉस सेक्शन एरिया ट्रेन के क्रॉस सेक्शन एरिया का 4 टाइम्स है। assume that almost all the air, जितनी भी एयर है जिसकी डेंसिटी रो है, वो ट्रेन और टनल के जो वॉल्स हैं उनके बीच में बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती हुई जा रही है। ट्रेन के रेस्पेक्ट में ऑल्सो द एयर फ्लो विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन इज स्टडी। ट्रेन के रेस्पेक्ट में एयर फ्लो स्टडी है और लेमिनर है। एम्बिएंट प्रेशर दैट इनसाइड द ट्रेन के अंदर प्रेशर को P0 लेना है। ट्रेन और टनल की वॉल्स के बीच के प्रेशर को P0 लेना है, P लेना है, और P0 माइनस P की वैल्यू कैलकुलेट करके बतलानी है। मतलब वहां से P0 माइनस P निकालेंगे, इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ओके, तो चलिए सबसे पहले बेसिक आइडिया की बात करते हैं। बेसिक आइडिया क्या है कि ये टनल में एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है VT स्पीड से। टनल का एरिया जो है वो ट्रेन के एरिया का 4 टाइम्स है। तो ये जो बीच वाला रीजन है, इसका एरिया जो होगा वो ट्रेन के एरिया का कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा। वहां से
एयर फ्लो की स्पीड निकालेंगे, फिर बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करके वी विल कैलकुलेट दी प्रेशर डिफरेंस। ये तो है बेसिक आइडिया। तो चलिए देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले वेलोसिटी इनटू में 4 टाइम्स ऑफ एरिया, वेलोसिटी इनटू 3 टाइम्स ऑफ एरिया। तो यहां से अपने पास जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आई दैट कम्स एज, मतलब ट्रेन एयर की जो स्पीड निकल के आई बैकवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज 4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय 3। क्योंकि इस वाले रीजन में यदि हम स्पीड की बात करेंगे तो इस वाले रीजन में ट्रेन की स्पीड इधर v, तो एयर की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन बैकवर्ड डायरेक्शन में vt चलेगी। तो हमने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई किया, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, एरिया 4s0, स्पीड vt, और इधर स्पीड v, एरिया 3st। तो स्पीड की वैल्यू जो निकल के आई वो ट्रेन की स्पीड की 4/3 टाइम्स आ गई। फिर मैंने बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई किया, तो P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो प्रेशर P नोट और हाफ रो इनटू में VD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दिस वन इज नॉट VD स्क्वायर, इट इज VT स्क्वायर, ठीक है। इट इज P प्लस हाफ रो और वेलोसिटी कितनी है 4/3 टाइम्स है। तो यहां से प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने पर, प्रेशर डिफरेंस अपने पास सोल्व करने पर आ रहा है 7/18 टाइम्स। और हमारी इक्वेशन से जब अपन देखते हैं तो क्वेश्चन में वो 7/2n दिया हुआ है, तो हमें कंपेयर करना है किसको, 2n और 18 को। यदि अपन 2n और 18 को कंपेयर करते हैं तो n की वैल्यू जो है वो 9 निकल के आती है। बेसिक आइडिया क्या था, हमें दो चीजें इसमें अप्लाई करनी थी, एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक बर्नौलीज थ्योरम। चलिए तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 में क्या बोला गया कि 2 large circular discs separated by a distance of 0.01 meter are connected to a battery via a switch as shown in the figure। मतलब 2 लार्ज सर्कुलर डिस्क हैं, इनको एक 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया, जिनके बीच का सेपरेशन 0.01 मीटर है। चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप्स ऑफ डेंसिटी 900 kg per meter cubes are released through a tiny hole at the center of the top disk। ये जो टॉप डिस्क है इसके सेंटर पे एक होल है और इससे ड्रॉप्स हैं, ऑयल ड्रॉप्स जो है वो रिलीज की गई है। वंस सम ऑयल ड्रॉप्स अचीव्स टर्मिनल वेलोसिटी, जब कुछ ऑयल ड्रॉप्स ने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली, द स्विच इज क्लोज्ड टू अप्लाई ए वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट अक्रॉस द डिस्क। इस स्विच को उस इंस्टेंट पर हम लोग क्लोज कर देते हैं। As a result, an oil drop of radius this stops moving vertically and floats between the disk। और उस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी से टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेती है, उसके बाद हमने जब स्विच को क्लोज किया तो वो जो ड्रॉप्स हैं वो मोशन स्टॉप कर देती हैं, इनके बीच में फ्लोट होना शुरू हो जाती है। As a result, an oil drop of radius 8 into 10 की पावर -7 मीटर stops moving vertically and floats between the disk। और उस ऑयल ड्रॉप्स पर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। बायोन्सी फोर्स जो उसके बारे में कुछ बोला हुआ है कि नेग्लेक्ट द बायोन्सी फोर्स 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज दिस। तो हम बेसिक आइडिया की बात करें कि डिस्क्स पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ, जिसकी वजह से ऑयल ड्रॉप्स जो है वो बीच में फ्लोट कर रही है। बायोन्सी फोर्स लेना नहीं है। यदि ऑयल ड्रॉप्स बीच में फ्लोट कर रही है तो उस सिचुएशन में ऑयल ड्रॉप पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg तो डाउनवर्ड लग रहा होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स QE जो है वो अपवर्ड लग रहा होगा। और यदि वो इक्विलिब्रियम में है, मोशन नहीं हो रहा, मतलब mg किसके इक्वल है, QE के इक्वल है। यदि देखिए ऑयल की जो डेंसिटी है वो दे रखी है 900, डिस्क से बीच का सेपरेशन दे रखा है हमें, अप्लाइड वोल्टेज दे रखा है हमें, ऑयल ड्रॉप की रेडियस दे रखी है हमें। तो हमने कहा देखो QE इज इक्वल टू mg अप्लाई करना है। यदि अपन QE इज इक्वल टू mg अप्लाई करते हैं, QE इज इक्वल टू mg और Q को रख सकते हैं ne, तो n इज इक्वल टू mg बाई e इनटू में स्मॉल e। m की वैल्यू क्या आएगी, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब into g divided by what is electric field? Electric field is applied potential difference, that is 200 into the separation, that is 0.01 into में charge E। यहां से जब अपन वैल्यूज पुट करके n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, then the value of n comes as 6। ओके, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि ए हॉट एयर बैलून कैरिंग सम पैसेंजर्स एंड
few sandbags of mass 1 kg so that its total mass is 480 kg। कि एक हॉट एयर बैलून है, उसमें कुछ पैसेंजर्स हैं, कुछ सैंडबैग्स हैं और उसका टोटल मास जो है वो 480 kg है। Its effective volume giving the balloon its buoyancy is V। कि इसका इफेक्टिव वॉल्यूम जो है, जो कि बैलून पर बायोन्सी जिसकी वजह से लग रहा है, वो V है। द बैलून इज फ्लोटिंग इन एन इक्विलिब्रियम हाइट ऑफ 100 मीटर, और बैलून जो है वो फ्लोटिंग कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम हाइट जिसकी 100 मीटर है। When capital and number of sandbags are thrown out, जब हमने कुछ sandbags को थ्रो आउट कर दिया, बैलून rises to a new equilibrium height close to 150 मीटर। बैलून जो है 150 मीटर हाइट पे चला जाता है, with its volume V remaining unchanged। वॉल्यूम पर फर्क नहीं पड़ रहा है। द वेरिएशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज, ग्राउंड से हाइट के साथ डेंसिटी का वेरिएशन दे रखा है, रो नोट की वैल्यू दे रखी है, एच नोट की वैल्यू दे रखी है, और हमें यह बतलाना है कि आपने कितने सैंडबैग्स थ्रो किए ताकि बैलून की हाइट 100 मीटर से चेंज होके 150 मीटर हो गई। देखिए बेसिक आइडिया की बात करते हैं, फिर कैलकुलेशन पार्ट में चलते हैं। सबसे पहली चीज, जब बैलून फ्लोटिंग कंडीशन में है तो mg इज इक्वल टू fb होगा किसी पर्टिकुलर हाइट पे, और mg इज इक्वल टू fb होगा तो पहले तो 480g इज इक्वल टू fb दैट इज v इंटू डेंसिटी ऑफ एयर 100 मीटर पर इंटू g। और फिर जब आपने n सैंडबैग्स फेंक दिए तो हर एक सैंडबैग का मास 1 kg है, तो मास हुआ 480 माइनस n इंटू g इज इक्वल टू v रो 2 इंटू g। अपने पास दो वैल्यूज है, जब आप यहां वैल्यू पुट करेंगे v, दिस इज रो नोट e रेज टू द पावर माइनस h 100 अपॉन 6000 h नोट गिवन इनटू में g, एंड दिस वन इज v रो नोट e रेज टू द पावर माइनस 150 डिवाइडेड बाय 6000 इनटू में c। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, दिस कम्स इन दिस सिचुएशन कि 480 डिवाइडेड बाय 480 माइनस n e रेज टू द पावर h2 माइनस h1 बाय h नोट, 150 माइनस 100 बाय 6000 दैट कम्स एज 50 by 6000 that is 1 by 120 e raised to the power 1 by 120। और e raised to the power 1 by 120 के लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है कि e raised to the power x का एक्सपेंशन होता है 1 plus x square by factorial 2, और x स्मॉल है तो इस वैल्यू को हम यहीं तक ले लेते हैं। यहां से वैल्यू पुट की एंड आफ्टर द कैलकुलेशन वी गेट एट n as comes like 3.966, और यदि n की वैल्यू 3.966 आती है, इंटीजर वैल्यू फिल करनी है, तो n will be taken as 4। चलिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ए पॉइंट चार्ज q ऑफ मास m लेंथ l इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाय अ स्ट्रिंग ऑफ मास स्मॉल m, दिस इज स्मॉल m, is suspended vertically by a string of length L, a point dipole of dipole moment P is now brought towards Q from infinity। इस डाइपोल को इन्फिनिट से यहां तक लेकर आए so that the charge moves away, ताकि ये चार्ज जो है वो मूव अवे कर जाए। The final equilibrium position of the system including the direction of dipole, the angle and distance is shown in the figure below। फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो डायग्राम के अकॉर्डिंग है। ओके, if work done in bringing the dipole to this position is n into mgs, मतलब सिचुएशन क्या थी, पहले ये इस हैंगिंग कंडीशन में था, आप क्या किया, डाइपोल को लेकर आए तो ये इस सिचुएशन में चला गया। डाइपोल जो फाइनली यहां पर है, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये वाला अल्फा बन रहा है, और हमें ये बतलाना है कि इसमें जो टोटल वर्क डन हुआ है उस वर्क डन को n into mgh कहा गया है। वी हैव टू कैलकुलेट दैट वैल्यू ऑफ n, कि n कितना है। चलिए ठीक है। Note that for 3 coplanar forces keeping at a point mass in equilibrium, F by sin theta is same for all the forces। मतलब इन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि लेमीज थ्योरम F by sin theta वाली अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो बेसिक आइडिया की बात करते हैं। बेसिक आइडिया जो है इस क्वेश्चन का वो कुछ ऐसा है कि इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। लेट्स सपोज कि ये सेपरेशन x है, तो इनके बीच फोर्स लग रहा होगा 2kpq अपॉन x क्यूब। एक इधर फोर्स लग रहा होगा mg और एक इधर टेंशन t लग रहा होगा। देखिए ये एंगल अल्फा है, ये लेंथ l है, ये लेंथ भी l है। इसका मतलब ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा बाई 2 होगा और ये वाला भी 90 माइनस अल्फा बाई 2 होगा। ठीक है, ओके। अब आगे यदि मैं बात करूं, इस सिचुएशन में हम कुछ एंगल्स को अज्यूम करेंगे। देखिए ये जो एंगल है ये अल्फा है,
कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये भी अल्फा होगा, ये वाला जो एंगल है ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 है, तो ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 है, और ये वाला जो है यहाँ से ये अल्फा है और यहाँ से ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये 90 प्लस अल्फा बाई 2 होगा। मतलब इन दो फोर्सेस के बीच का एंगल आ चुका है। इन दो फोर्सेस के बीच का एंगल आ जाए तो अपना काम बन जाए, ठीक है। ये 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो ये वाला भी 90 माइनस अल्फा बाई 2, ये वाला अल्फा तो ये वाला भी अल्फा, मतलब ये एंगल आ गया 90 प्लस अल्फा बाई 2 अगेन। ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल आएगा कुछ ऐसा है। देखिए ये 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो ये भी 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो ये भी 90 माइनस अल्फा बाई 2। तो अब सिचुएशन की बात करते हैं। देखिए यहां से जो एंगल आया था अपना कि ये 90 माइनस अल्फा बाई 2, ये वाला 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो ये टोटल एंगल जो आएगा ये 90 माइनस 180 माइनस अल्फा आएगा। ये अपना अल्फा था, ये 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो ये वाला एंगल अपन ने सोल्व करके निकाला था 90 प्लस अल्फा बाई 2, ये 90 प्लस अल्फा बाई 2 सोल्व किया था। तो ये एंगल है 180 माइनस अल्फा, ये एंगल है 90 प्लस अल्फा बाई 2, ये वाला भी है 90 प्लस अल्फा बाई 2। तो आई कैन राइट T अपॉन साइन 90 प्लस अल्फा बाई 2, mg अपॉन साइन 90 प्लस अल्फा बाई 2 एंड QE अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा। ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी और T को लिया नहीं रोल में, तो एक तो QE की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई कुछ। देखिए साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा होता है और साइन 90 प्लस अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 होता है। साइन अल्फा को मैंने डिवाइड टू हाफ एंगल वाले फॉर्मूले में लिखा 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, कोस अल्फा बाई 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो QE की वैल्यू जो मेरे पास निकल कर आ रही है वो निकल कर आ गई, और E की वैल्यू मैंने रख दी थी 2kpq अपॉन x क्यूब, तो यहां से 2kpq अपॉन x क्यूब की वैल्यू 2mg साइन अल्फा बाई 2 के इक्वल आ रही है। यहां से इस x स्क्वायर और 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और x स्क्वायर का x इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो kpq अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू कुछ इस टर्म्स में आ गई xmg साइन अल्फा बाई 2। अब देखिए बात को समझना जरा, हुआ क्या है कि जब आप इसे यहां से यहां तक लेकर गए तो इनिशियली सिस्टम के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। वर्किंग फोर्सेस जो होंगे वो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। दोनों ही फोर्सेस नेचर में कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में एक्सटर्नल वर्क डन जो होता है वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लें तो ये जो मास पार्टिकल जो कि यहां से h हाइट पर गया है, एक तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgh, एक इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी दैट विल बी kpq अपॉन x स्क्वायर। तो टोटल जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा mgh प्लस kpq अपॉन x स्क्वायर। देखिए ये टर्म हमने यहां पर लिख रखा है, kpq अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो यहां से अपने पास xmg अपॉन साइन अल्फा बाई 2 के इक्वल आ रही है। वैल्यू पुट कर दो। देखिए u की वैल्यू एक तो है mgh प्लस एक है x साइन अल्फा बाई 2 इंटू में mg। अब देखिए x ये वाली डिस्टेंस थी, ये h है, ये जो एंगल है ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा बाई 2 है, ये 90 है तो ये वाला अल्फा बाई 2 होगा। तो x ये तो होगा x कोस अल्फा बाई 2 और ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी x साइन अल्फा बाई 2। तो x साइन अल्फा बाई 2 किसके इक्वल है, h के इक्वल है। वैल्यू पुट कर दो वापस से mgh प्लस mgh, यही वाला टर्म हमने यहां पर लिखा हुआ है कि u की वैल्यू जो आ रही है वो 2mgh आ रही है। क्वेश्चन में वो जो डाटा था वो nmgh गिवन है, तो कंपेयर करने पर आपके n की वैल्यू जो आ रही है दैट इज कमिंग एज 2। चलिए डियर नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर। देखिए 6 में क्या बोला गया, ए थर्मली आइसोलेटेड सिलेंड्रिकल क्लोज्ड वेसल ऑफ हाइट 8 मीटर इज केप्ट वर्टिकली। ओके, एक सिलेंड्रिकल क्लोज्ड वेसल है, हाइट 8 मीटर है, वर्टिकली रखा गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय ए डाइएथर्मिक परफेक्ट थर्मल कंडक्टर। परफेक्ट थर्मल कंडक्टर से 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फ्रिक्शनलेस पार्टीशन ऑफ मास 8.3 kg। अच्छा, इक्वल पार्ट्स है और इस पार्टीशन में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। इस पार्टीशन का जो मास है वो 8.3 kg है। Thus the partition is held initially at a distance of 4 मीटर from the top, तभी तो इक्वल होगा। 4 मीटर यहां से और 4 मीटर ही यहां से। As shown
in the schematic figure below, each of the two parts of the vessel contains 0.1 mole of an ideal gas at temperature 300 Kelvin. टेम्परेचर 300 केल्विन पर गैसेस को हमने 0.1 मोल को रखा है. द पार्टीशन इज नाउ रिलीज्ड. अब इस पार्टीशन को छोड़ दिया हमने पकड़ के रखा था पहले, अब रिलीज कर दिया. मूव्स विदाउट एनी गैस लीकेज फ्रॉम वन पार्ट टू वेसल टू द अदर. गैसेस में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में गैसेस मूव नहीं कर रही है, केवल पिस्टन मूव कर रहा है. व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, डिस्टेंस ऑफ द पार्टीशन फ्रॉम द टॉप से पार्टीशन की डिस्टेंस बतलानी है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेना है. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.3 लेना है. अच्छा, एक डाईएथर्मिक है, इसका मतलब एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा दोनों के बीच में, और एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा तो टेम्परेचर जो रहेगा वो कांस्टेंट मान के हमें चलना है इस केस में. तो चलिए सर शुरू करते हैं बात को. बेसिक आइडिया की बात कर लेता हूं पहले. तो मैं बेसिक आइडिया कुछ ऐसा सही है कि मान लो ये जो पिस्टन है वो यहां से नीचे x डिस्टेंस आ गया. यदि ये पिस्टन x डिस्टेंस आया तो ये जो डिस्टेंस मेरे पास ये डिस्टेंस x आया, तो नीचे वाली डिस्टेंस कितनी बची? 8 - x. और मुझे क्या लगाना है? सबसे पहले तो दोनों साइड में प्रेशर इक्वेट करना है. इधर प्रेशर मान लो P1 है, तो इधर प्रेशर होगा P1 प्लस mg/a. तो यहां पर प्रेशर P2 विल बी रिटन एज P1 प्लस mg/a. मतलब P2 into a is equals to P1 into a plus mg. We can write this equation. दूसरा प्रेशर जो होता है that can be written as nRT upon V. वैल्यू पुट करेंगे. वॉल्यूम अपने पास देखिए, इस वाले पार्ट का जो वॉल्यूम है वो तो हो गया a इंटू एक्स, और इस वाले पार्ट का वॉल्यूम हो गया a इंटू 8 - x. तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे mg प्लस P1, that is number of moles nRT upon वॉल्यूम एरिया इंटू लोअर पार्ट के लिए 8 - x. सॉरी, P1 पुट करना ना, P1 अपसाइड वाले के लिए, अपसाइड वाले के लिए तो इट इज a इंटू एक्स, और एरिया से और मल्टीप्लाई कर रखा है तो एरिया तो कैंसिल आउट हो गया. दूसरे वाले में जब आप P2 लिख रहे होंगे तो प्रेशर P2 की वैल्यू क्या लिखोगे? nRT अपॉन एरिया इंटू लेंथ 8 - x इंटू एरिया. एरिया तो कैंसिल आउट हो गया. अब इस इक्वेशन में जो गिवन वैल्यूज है वो पुट करनी है. फ्रॉम हियर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. बेसिक आइडिया. अच्छा, तो अब इस सिचुएशन में जब अपन ने बात की तो प्रेशर 0 मोल्स 0.1 RT अपॉन x प्लस m जो है ना वो 8.3 है, और r की वैल्यू भी 8.3 है, तो m को मैंने r के इक्वल पुट किया है, और यहां वाली वैल्यू 0.1 RT अपॉन 8 - x. टेम्परेचर सेम रखना है, तो टेम्परेचर की वैल्यू लेनी है 300, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ x लाइक 6. तो लो मूवमेंट जो होगा वो 2 मीटर का होगा, और पिस्टन की टॉप सरफेस से जो डिस्टेंस होगी दैट डिस्टेंस विल बी 6 मीटर. चलिए, तो नेक्स्ट सेक्शन में अपन बात करते हैं. जो सेक्शन सेकंड है उसमें 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिनमें पार्शियल मार्किंग का भी ऑप्शन था. तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1. वैसे पेपर का क्वेश्चन नंबर 7. A beaker of radius small r is filled with water. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है 4/3, और बीकर इसकी रेडियस स्मॉल r है, उसे हमने फिल किया है कैपिटल H हाइट तक. ये रेडियस स्मॉल r है. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 4/3 है. The beaker is kept on a horizontal table rotating with angular velocity omega, और ये जो टेबल जिस पे रखा है ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रही. This makes the water curved surface so that the difference in heights of the water level at the center and the circumference of the beaker is small h. मतलब ये रोटेट हुआ, रोटेट की वजह से इन दोनों के बीच का ये जो है, मतलब ये कर्व्ड सरफेस बना, और कर्व्ड सरफेस में ये वाली हाइट जो है ये स्मॉल h गिवन है अपने को. स्मॉल h जो है वो कैपिटल H के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है. स्मॉल h जो है वो बीकर की रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है. As shown in the figure on the right, take this circumsurface to the approximately spherical with radius of curvature capital R. इस सरफेस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R की स्फेरिकल सरफेस मानना और करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है. देखिए, जैसे ही आप इसे रोटेट करेंगे तो सबसे पहले बेसिक आइडिया के बारे में अपन डिस्कस करते हैं. लेट्स सी द कैलकुलेशंस. देखिए, सबसे पहले यदि ये कैपिटल R है तो ये कैपिटल R होगा, ये भी कैपिटल R होगा. मान लो ये वाला एंगल रोटेशन की वजह से थीटा आता है, तो ये डिस्टेंस आएगी r cos थीटा, और ये डिस्टेंस आएगी r sin थीटा.
अब ये टोटल कैपिटल आर है यहां से यहां तक आर कोस थीटा है, तो नीचे वाली जो डिस्टेंस बची जो एच वाली है वो बची आर वन माइनस कोस थीटा या फिर आर माइनस आर कोस थीटा। अब आर माइनस आर कोस थीटा तो एच है और आर साइन थीटा जो है वो स्मॉल आर है। तो यहां से यदि अपन इसको डिस्कस करें, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज कैपिटल आर माइनस एच बाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। यहां से सोल्व करने पर अपने पास कैपिटल आर की एक वैल्यू निकल कर आ गई। ये जो कैपिटल आर की वैल्यू है, क्वेश्चन में एक चीज और बोली गई है, देखिए एक तो फर्स्ट वाला ये मैच कर गया अपना ऑप्शन ए, दूसरा ये और बोला गया कि कैपिटल एच जो है वो स्मॉल आर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो कैपिटल आर की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर बाई 2h की। तो एक तो रेडियस डिस्कस होगी। दूसरा क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अप्रोक्सीमेटली इसकी जो एपरेंट डेप्थ नजर आती है वो कितनी नजर आती है। अब मुद्दे की बात ये कि जब व्यूअर इसे ऊपर से देख रहा है तो ये कर्ड सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, और मुझे स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन देखना है। स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन देखना है तो फॉर्मूला μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। लाइट रे जो है वो इधर से इधर जा रही है, तो दिस वन इज द मीडियम 1 एंड दिस वन इज द मीडियम 2 व्हिच हैज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 एंड दिस हैव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। यू की वैल्यू मेरे पास माइनस एच के इक्वल आ गई, वैल्यू पुट कर देते हैं अपन फॉर्मूले में। तो देखिए प्रेशर, इसके बारे में, इस टर्म के बारे में अब बात करेंगे अपन। μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल्स टू दिस, वैल्यू पुट कर दी μ1 की, v की यू की वैल्यू पुट कर दी, और यहां से सोल्व करने पर मेरे पास v की वैल्यू जो है वो कुछ इस टाइप से आ रही है, ये वाला टर्म। अब इस टर्म में एक तो कैपिटल आर को मैं यहां से स्मॉल आर के टर्म्स में रिप्लेस करूंगा, कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के टर्म्स में रिप्लेस करने पर 1 बाई कैपिटल आर है, तो डिनोमिनेटर में स्मॉल आर स्क्वायर और न्यूमरेटर में 2h आएगा। दूसरा, जब ये रोटेट होता है तो एक तो इधर से मैं प्रेशर डिफरेंस देखूं यहां से यहां तक का, तो यहां से यहां तक का प्रेशर डिफरेंस है ρg h, और जब रोटेशन की वजह से प्रेशर डिफरेंस देखूं तो रोटेशन की वजह से प्रेशर डिफरेंस है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। यहां से मेरे पास 2h अपॉन आर स्क्वायर की एक वैल्यू और आ रही है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो जी। और ये जो ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो जी है, रो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी, तो ओमेगा स्क्वायर बाई जी, ये वाली वैल्यू जो है ओमेगा स्क्वायर बाई जी जो मैंने यहां पहले डिस्कस कर रखी है, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो v की वैल्यू जो है वो सोल्व करने पर अपने पास 3h बाई 4 1 प्लस h ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g रेज़ टू द पावर -1 निकल के आता है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि अपन देखते हैं तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है दैट ऑल्सो कम्स करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है ए स्टूडेंट skates up a ramp that makes an angle 30 degree with the horizontal if oblique c starts as shown in the figure at the bottom of the ramp with the speed v naught, bottom पे speed v naught है, wants to turn over a semicircular path xyz of radius capital R during the which he in c reaches a maximum height h। जब ये यहां से यहां टर्न लेता है तो ये मैक्सिमम, यहां पर जो मैक्सिमम हाइट है वो h है, ओके। At point y from the ground as shown in the figure, assume that the energy loss is negligible. Energy loss negligible है, forces required for this turn at the highest point is provided by earth। मतलब यहां पर जब ये टर्न ले रहा है तो नेसेसरी फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स वो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब ग्रेविटेशन की वजह से है तो अलोंग द प्लेन तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है mg sin थीटा जो कि mg by 2, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा दैट इज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेडियस r, ओके। देन हमें करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, जब मैं यहां और यहां के बीच एनर्जी कंजर्वेशन की बात करूं तो हाफ एम वी नोट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में एम जी एच। तो यहां से मेरे पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई वी नोट स्क्वायर माइनस में 2gh। और दूसरा, अगले ने ये बोला कि वेट जो है वो नेसेसरी फोर्स प्रोवाइड करता है, मतलब mg बाई 2 mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल आएगा, मतलब g बाई 2 जो है वो v स्क्वायर बाई आर के इक्वल आएगा, मतलब v स्क्वायर की वैल्यू जी आर बाई 2 है, तो v नोट स्क्वायर माइनस 2gh जो आया वो आ गया मेरे पास जी आर बाई 2। तो एक तो जो ऑप्शन आ रहा है वो फर्स्ट ए वाला करेक्ट आ रहा है। दूसरा, अब सेंट्रीपिटल फोर्सेस के बारे में बात करनी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है। जिस पॉइंट पे सर्कल में स्पीड मैक्सिमम होगी वहां सेंट्रीपिटल फोर्स भी मैक्सिमम होगा।
तो सर्कल में जो स्पीड मैक्सिमम आएगी वो पॉइंट एक्स और पॉइंट जेड पर आएगी, उसके बाद तो हाइट बढ़ती जा रही है। ये लोवेस्ट सर्किल में सबसे लोवेस्ट पॉइंट यही है सर्किल में, नॉट ऑन द पाथ बट ऑन द सर्कुलर पाथ दे आर द लोवेस्ट पॉइंट। They are the lowest point, that means lowest mechanical potential energy means highest kinetic energy means highest speed, then highest centripetal force। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है वो अपने पास करेक्ट आ रहा है। एक बार डिटेल में एक क्लियर सा सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, इफ यू वांट टू सी द सॉल्यूशन स्क्रीन रोक के क्लियरली विजन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चर्चा करते हैं। 9 में बोला गया है रोड ऑफ मास स्मॉल एम एंड लेंथ कैपिटल है, इस पाइवेटेड एट वन ऑफ इट्स एंड, एक रोड को इस वाले एंड पे हमने पाइवेट किया है, इज हैंगिंग वर्टिकली, ये वर्टिकली हैंग कर दी है। ए बुलेट ऑफ सेम मास इज मूविंग विद स्पीड वी स्ट्राइक्स द रोड हॉरिजॉन्टली, एक बुलेट है v स्पीड के साथ, मास सेम है, x डिस्टेंस पर स्ट्राइक करती है एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट, इसके साथ अटैच हो जाती है। द कंबाइंड सिस्टम नाउ रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा के साथ रोटेट करता है। तो हमें यह बतलाना है कि मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी अचीव कर सकता है और मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी के लिए पोजीशन क्या होगी। तो चलिए लेट्स डिस्कस दी बेसिक आइडियाज देन सी द कैलकुलेशंस। सबसे पहले तो इस टाइप के केस में देखिए पाइवोट पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लग सकता, तो अपन लगा सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तो एम वी इंटू में एक्स इज इक्वल टू, बाद में यदि ये सिस्टम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करता है तो एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा प्लस पार्टिकल के लिए एम एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स वी सॉरी ओमेगा, तो ओमेगा कम्स एज एम वी एक्स डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एक्स स्क्वायर, एम तो कैंसिल आउट हो गया। अब करना यही है, एक तो ओमेगा आ गया, ओमेगा के लिए दिस कम्स एज 3bx अपॉन एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, और अब इसे डिफरेंशिएट करके इस टर्म को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, देन वी विल गेट कि मैक्सिमम हो गया किसके करस्पॉन्डिंग होगा। तो एक तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है। अब कैलकुलेशन पार्ट की बात करें तो देखिए मैंने यहां पर ओमेगा की वैल्यू जो आई है दैट्स नॉट 2 इट इज 3bx, तो डी ओमेगा बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट करके इसे डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू जो आ रही है एक्सएम की वो आ रही है एल बाई रूट 3। एक ओमेगा एम भी डिस्कस करना है, तो एक्सएम की ये जो वैल्यू आ रही है एल बाई रूट 3, ये अपन ये जो फॉर्मूला अपना है ओमेगा दैट इज 3bx अपॉन एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, इसमें एक्सएम के प्लेस पर एल बाई रूट 3 पुट कर देते हैं, देन योर ओमेगा कम्स एज वी रूट 3 डिवाइडेड बाई 2l। तो उसके बेसिस पर यदि अपन बात करें तो क्वेश्चन में ऑप्शन ए, सी और डी तीनों करेक्ट आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये एक्सरे का क्वेश्चन है और इसमें बोला गया है इन एन एक्सरे ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ फिलामेंट कैरिंग करंट आई हिट अ टारगेट एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द कैथोड। ओके, टारगेट पे हिट करते हैं जिनकी कैथोड से डिस्टेंस जो है वो डी है एनोड की। द टारगेट इज केप्ट एट अ पोटेंशियल डिफरेंस वी higher than the cathode resulting in emission of continuous and characteristics X-rays. Okay, if the filament current I is decreased to I by 2, the potential difference V is increased to 2V. The separation distance is reduced to D by 2. Okay, then देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहां पर एनोड है, एनोड को हीट कर रहे हैं, हीट करने की वजह से सामने जो कैथोड रखा हुआ है, इस कैथोड से यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ये इस कैथोड पर स्ट्राइक कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो रखा गया वो v का रखा गया ताकि इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आते टाइम एक्सेलरेट हो। अब कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करनी है। एक तो कट ऑफ वेवलेंथ के बारे में बात करनी है, एक्सरेज की इंटेंसिटी के बारे में बात करनी है, और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के बारे में बात करनी है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज का इस पोटेंशियल डिफरेंस से और सेपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज तो सेम टू सेम रहेंगी। कट ऑफ वेवलेंथ जो होती है ना वो ये होती है कि इलेक्ट्रॉन अपनी सारी की सारी एनर्जी वो फोटोन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो कट ऑफ वेवलेंथ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कट ऑफ वेवलेंथ जो है यदि आपने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दिया तो कट ऑफ वेवलेंथ जो है वो हाफ रिड्यूस हो जाएगी। ओके, द वेवलेंथ्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज रिमेन्स द सेम। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज जो होती है वो प्रॉपर्टी है किसकी, मेटल की, तो उन्हें डिस्टेंस से करंट से इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक तो इसका जो ऑप्शन ए आ रहा है वो सही आ रहा है। दूसरा अपन बात कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे के बारे में।
तो इंटेंसिटीज ऑफ एक्सरेज जो है, यदि हमने सेपरेशन की वैल्यू जो है डिक्रीज कर दी, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो रिड्यूस करके d से d/2 कर दिया, तो सेपरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस बात से पड़ेगा? इस करंट से पड़ेगा कि करंट जो है फिलामेंट में जो फ्लो होने वाली करंट है, यू हैव रिड्यूस्ड इट टू हाफ। यदि फिलामेंट में फ्लो होने वाली करंट हाफ होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वहां से थर्मोनिक एमिशन के थ्रू एमिट हो रहे हैं, दे विल बी डिक्रीज्ड। और यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स जो होंगे वो भी डिक्रीज होंगे, तो एक्सरेज की जो इंटेंसिटी है दैट विल डिक्रीज। तो उसके अकॉर्डिंग बात करें यदि, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आर द करेक्ट आंसर्स। चलिए सर, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ये वाला क्वेश्चन पहले IIEEE में पूछा जा चुका है, बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया कि टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम मास and charge are suspended in air from two common points by two non-conducting massless strings of same length. At equilibrium, the angle between the strings is alpha. कि दो आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, मास सेम है, सेम चार्ज है, उन्हें दो स्ट्रिंग से हमने हैंग किया है और दोनों के बीच का एंगल जो है वो अल्फा है। तो यदि ये एंगल अल्फा है, लेट्स सपोज ये वाला एंगल थीटा है, इन दोनों के बीच एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा QE, एक इधर फोर्स लगेगा mg, तो tan थीटा की वैल्यू जो आती है वो अपने पास सोल्व करने पर इस केस में QE/mg आती है। बड़ा फेमस सा पार्ट है। दूसरा फिर बोला गया है कि द सेपरेशन, द स्फीयर्स आर नाउ इमर्स्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21। मतलब इसे हमने एक सिस्टम में डिप कर दिया जिसमें लिक्विड की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21 है, लिक्विड की डेंसिटी जो है वो 800 है, द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स जो है वो अभी भी सेम है। तो मुझे ये बतलाना है, स्फीयर की मास डेंसिटी बतलानी है और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कमेंट करना है। देखिए, यदि इलेक्ट्रिक फोर्स बोले ना दोनों के बीच, तो वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। यदि नेट फोर्स की बात करती, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स की बात होती, तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो एक तो ऑप्शन ए सही जाएगा। दूसरा, इसमें एक आएगा QE बाई, मतलब जैसे ही लिक्विड में इमर्ज किया, ये आ गया QE बाई के, और इधर वाली साइड में हो गया mg माइनस FB, और हमने कहा एंगल अभी भी सेम है, एंगल अभी भी सेम है, मतलब tan थीटा की वैल्यू जो है, नाउ इन दिस केस इट इज QE बाई के mg माइनस FB, और पहले वाले केस में ये क्या थी? QE बाई mg। तो tan थीटा जो शुरू में था वो था QE बाई mg। अब यहां से जैसे ही अपन दोनों से बात करेंगे, देखिए QE तो कैंसिल आउट हो गया, दिस वन इज mg is equals to k टाइम्स mg माइनस k टाइम्स FB। अब FB की वैल्यू जो होती है वो V इन k टाइम्स mg, k टाइम्स FB, FB को इधर ले आए तो k टाइम्स FB बायोन्सी फोर्स इज इक्वल्स टू k माइनस 1 टाइम्स mg। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, k की 21 है, FB की V इन इंटू रो लिक्विड इज 8000 इंटू Z इज इक्वल्स टू k माइनस 1 इंटू V इंटू में रो बॉडी इंटू Z से Z कैंसिल आउट हो गया, V से V कैंसिल आउट हो गया। फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रो बॉडी, और रो बॉडी की वैल्यू जो है वो सोल्व करने पर अपने पास निकल के आ रही, दैट कम्स एज 840। अब यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि इस सिचुएशन की बेसिस पर, एक तो रो बॉडी की जो डेंसिटी है दैट वन इज 840, और उन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो जरूर चेंज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग एक तो ऑप्शन ए करेक्ट है, एक ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए सर, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें बोला गया स्टार्टिंग एट टाइम t इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, ये पार्टिकल फॉलोज ए 2 डायमेंशनल ट्रेजेक्टरी इन XY प्लेन। मतलब पार्टिकल जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड से एक XY प्लेन में मोशन शुरू कर रहा है, जिसकी इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू x² है। ax और ay, x और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशंस हैं। देन हमें कुछ वैल्यूज के बारे में बतलाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बेसिक आइडिया के बारे में बात करते हैं, फिर कैलकुलेशन पार्ट में चलेंगे। देखिए, y इज इक्वल टू x²/2, लेट्स डिफरेंशिएट इट। देन vy इज 2x bx/2, डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में dy/dt dx/dt, और फिर डिफरेंशिएट किया, देन ay इज इक्वल टू x vx² प्लस, इधर डिफरेंस नॉट x vx², x dvx/dt प्लस vx into dx/dt,
तो आपका ए वाई जो है वो कैलकुलेट होकर आ रहा है एक्स ए एक्स प्लस वी एक्स स्क्वायर, ये अपने पास आ गया। अब मेरे को 4 ऑप्शंस दिए हैं जिनके बारे में बात करनी है। सबसे पहले कि जब ए एक्स की वैल्यू 1 है, पार्टिकल जब ओरिजिन पे, जब पार्टिकल ओरिजिन पे मतलब एक्स की वैल्यू 0। अब एक्स की वैल्यू 0 है तो ए एक्स चाहे कितना भी हो, ए वाई किसके इक्वल होगा, वी एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। अच्छा, जब पार्टिकल ओरिजिन पर है ना तो वी वाई जो है वो 0 है, पार्टिकल की स्पीड है 1, यदि वी वाई 0 है तो वी एक्स कितना होगा 1, वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ए वाई जो आएगा वो 1 आएगा। मतलब जब हम ओरिजिन पे बात करेंगे तो ए वाई की वैल्यू 1 आएगी, वैसे भी मतलब वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ ए एक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए वाई हमेशा 1 आएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। दूसरा, ए एक्स इक्वल टू 0 ले, यदि देखिए यदि इसमें ए एक्स इक्वल टू 0 ले तो ए वाई जो है वो वी एक्स स्क्वायर के इक्वल है। पार्टिकल जो है टी इक्वल टू 0 में 2 डायमेंशनल में है, तो पार्टिकल में यदि ए एक्स की वैल्यू 0 है, आपका वी एक्स 1 है जो कांस्टेंट हो गया, वी एक्स यदि कांस्टेंट हो गया तो ए वाई की वैल्यू जो आएगी वो सारे टाइम्स के लिए कितनी आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। सो सेकंड वन इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पर यदि पार्टिकल, टी इक्वल टू 0 पर हमारा पार्टिकल जो है वो ओरिजिन पर है, यदि देखिए यहां से शुरू कर रहे हैं, टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यदि ओरिजिन पर है तो एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 पुट करते वी वाई कितना आया 0। मतलब शुरू में पार्टिकल जो है वी वाई 0 है, वी एक्स 1 है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रही होगी, तो उसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में इंडिकेट कर रही होगी। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी ऑप्शन के बारे में बात करें कि यदि ए एक्स आपने 0 लिया, देखिए ए एक्स 0 लेते ही ए वाई 1 हो गया फिक्स, और वी एक्स भी 1 हो गया फिक्स। यदि वी एक्स 1 हो गया फिक्स, ए वाई 1 हो गया फिक्स, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वी वाई की वैल्यू 0 प्लस ए वाई इंटू में t, दैट वन इज ऑल्सो 1। 1 सेकेंड पर वी एक्स और वी वाई दोनों ही इक्वल है, और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्स एक्सिस के बीच 45 डिग्री का एंगल है। यदि दोनों इक्वल है तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के चारों ही ऑप्शन जो आ रहे हैं वो करेक्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट अपन सेक्शन 3 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 3 जो है इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस हैं। इसके लिए करेक्ट आंसर पे +4 की मार्किंग थी और इनकरेक्ट आंसर पे 0 की मार्किंग थी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्पेरिकल बबल इनसाइड वाटर हैज रेडियस कैपिटल आर। स्पेरिकल बबल है जिसकी वाटर में रेडियस कैपिटल आर है। टेक द प्रेशर इनसाइड द बबल एंड द वाटर प्रेशर इज टू बी पी नोट। मतलब बबल में प्रेशर जो है वो पी नोट है। द बबल नाउ गेट्स कंप्रेस्ड रेडियली इन एडियाबैटिक मैनर। मतलब बबल जो है वो रेडियली एडियाबैटिक मैनर में कंप्रेस होता है, सो दैट इट्स रेडियस बिकम्स r माइनस ए। मतलब उसमें कुछ कंप्रेशन हो जाता है जिसकी वजह से उसका रेडियस जो है वो r माइनस ए होता है, और a की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन कैपिटल r है। और इस प्रोसेस में जो वर्क डन है दैट इज 4 पाई पी नोट r a स्क्वायर x है, और मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करके बतलानी है कांस्टेंट के टर्म्स में। तो चलिए पहले बेसिक आइडिया की बात करते हैं, देन सी द कैलकुलेशंस। सबसे पहले तो यदि वो कंप्रेस हुआ तो जो एवरेज वर्क होगा वो होगा एवरेज प्रेशर चेंज इनटू में वॉल्यूम चेंज। और यदि उसकी थिकनेस बहुत कम रिड्यूस हो रही है तो शेल के तरीके से उसे 4 पाई r स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। ये तो पहली बेसिक आइडिया कि यदि प्रेशर में वेरिएशन dp का है तो वर्क डन जो होगा वो एवरेज प्रेशर वेरिएशन दैट इज dp बाई 2 इंटू 4 पाई r स्क्वायर, इट इज चेंज इन वॉल्यूम। ये वर्क डन हो गया। यदि इससे यहां से कंपेयर करें तो 4 पाई r a स्क्वायर कुछ आ रहा है, dp की वैल्यू आ जाए बात बन जाएगी। dp की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास इक्वेशन है p v रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो dp इंटू में v की पावर गामा प्लस गामा p v की पावर गामा माइनस 1 dv इज इक्वल टू 0। तो यहां से dp की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ गामा p dv अपॉन v, और dp की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड में, then it is gamma, volume is p naught, pressure is p naught, volume is 4 by 3 pi r cube into में वॉल्यूम dv that is 4 pi r square a। ये वाली वैल्यूज मैं यहां पुट कर देता हूं dp की,
तो W की जो वैल्यू मेरे पास निकल कर आएगी दैट इज 1/2 dP इज गामा P नोट डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R क्यूब इंटू 4 पाई R स्क्वायर A, और यहां एक टर्म पहले से पड़ा हुआ है 4 पाई R स्क्वायर A का। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, R क्यूब ये टर्म केवल R बचेगा। दिस कम्स एज 3/2 टाइम्स ऑफ गामा P नोट 4 पाई R A स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ये वाला डाटा लिया हुआ है, देखिए 4 पाई P नोट R A स्क्वायर ये लिया हुआ है और इसका x टाइम्स है, तो कंपेयर करने पर आपके x की वैल्यू जो आ रही है वो 3/2 गामा के इक्वल आ रही है। तो यदि x की वैल्यू 3/2 गामा के इक्वल आ रही है तो उसका x की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 3 गामा बाई 2, इट इज 3/2 इंटू गामा, गामा 1 इज 41/30 क्वेश्चन में गिवन है, और ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करने पर मेरे पास निकल कर आ रही है 2.05। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर इज 2.05। 13 के बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए 14 में बोला गया है कि इन द बैलेंस्ड कंडीशन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ 4 आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज आर शोन इन फिगर। बैलेंस्ड कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज अपने को दिखाया गया है। द रेजिस्टेंस R3 हैज अ टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस R3 जो है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है, और R3 का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होता है तो S और T के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। देखिए कोई भी सिचुएशन हो, S और T में से करंट फ्लो करने की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, बिकॉज देयर इज अ वोल्ट मीटर। सो इफ देयर इज अ वोल्ट मीटर तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो कोई टेंशन नहीं है। बस ये रेजिस्टेंस पता है, ये रेजिस्टेंस पता है, ये रेजिस्टेंस पता है, यदि हम ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। सबसे पहले तो इधर वाली ब्रांच से बात कर लेते हैं ताकि इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाए, फिर इधर वाली ब्रांच से बात करेंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। हमने कहा मान लो इसका पोटेंशियल है V1 और इसका पोटेंशियल है V2। अब यदि मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है V2 की तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं करंट इक्वल पुट कर रहा हूं। ये पोटेंशियल 0 तो ये कितना 50, इसमें से इधर करंट जाएगा 50 माइनस V2 अपॉन 100, और इसमें से इधर करंट जाएगा V2 माइनस 0 अपॉन 500। फ्रॉम हियर आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V2, पहली चीज, एंड V2 विल बी 250/6। दूसरा, इस वाले पार्ट में यदि मैं बात करूं तो पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं टेम्परेचर के साथ, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के बेसिस पर। अल्फा की वैल्यू गिवन है, डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है, R0 जो है वो 300 है, 1 प्लस अल्फा दैट इज 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 4 इंटू में टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज 100, और सोल्व करने पर ये वाला डाटा जो आता है, ये वाला डाटा दैट कम्स इज 312। फिर मैंने वापस करंट इक्वेट किया तो 50 माइनस V1 अपॉन 60 इज इक्वल टू V1 माइनस 0 अपॉन 312। मैंने उधर ले जाके उसको माइनस के साथ एडजस्ट करके लिखा है। तो सोल्व करने पर V1 अपना आ रहा है 91.93 और V2 आ रहा है 91.66। तो यदि इन दोनों के बीच अपन पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें, उसे 2 डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यू में सोल्व करेंगे तो दैट वैल्यू कम्स एज 0.27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन है टू कैपेसिटर्स विथ कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू दिस एंड C2 इज इक्वल टू दिस आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो कैपेसिटर्स हैं, C1 है 200 प्लस 10 पिकोफैराड और C2 है 3000 प्लस, दिस इज 2000 प्लस 10 एंड दिस इज 3000 प्लस 10 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज 5 प्लस माइनस 0.02। कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ है 5 प्लस माइनस 0.02 का, और एनर्जी स्टोरेज में परसेंटेज एरर, मतलब जो एनर्जी स्टोर होगी उसकी कैलकुलेशन में परसेंटेज एरर कैलकुलेशन करनी। तो मैंने कहा सबसे पहले तो एनर्जी स्टोर जो होती है ना उसको अपन कैलकुलेट करते हैं हाफ C इक्विवेलेंट इनटू में V स्क्वायर से, और इसमें परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए डेल U बाई U इज इक्वल टू प्लस माइनस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज डेल C अपॉन C प्लस माइनस ट्वाइस डेल V अपॉन V इनटू में 100। डेल V तो गिवन है, V गिवन है, डेल C नहीं गिवन है, और C इक्विवेलेंट भी नहीं गिवन है। तो पहला टास्क C इक्विवेलेंट निकालेंगे, डेल C इक्विवेलेंट निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, वी विल गेट आवर आंसर। चलिए तो लेट्स सी द कैलकुलेशन। तो मैंने कहा 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैलकुलेशन, और यहां से सोल्व करने पर इक्विवेलेंट जो आ रहा है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 से दैट कम्स एज 1200 पिकोफैराड।
दूसरा, यदि मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/c² इज इक्वल्स टू dc इज इक्वल्स टू 1/c1² dc1 प्लस 1/c2² dc²। तो यहां से वैल्यू पुट करके सोल्व करने पर c² मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट करके सोल्व करने पर dc जो आ रहा है वो 6 पिकोफैरेड आ रहा है, मतलब c इक्विवेलेंट जो आ रहा है वो 1200 प्लस माइनस 6 पिकोफैरेड निकल के आएगा। अब तो अपने पास कैलकुलेशन में वैल्यू पुट करनी, दैट इज 6/1200 प्लस 2 टाइम्स वोल्टेज वाला जो था उसमें एरर था 0.02 का, अप्लाइड वोल्टेज था 5 का, वैल्यू पुट करने पर दिस आंसर कम्स एज 1.3%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 1.3% आएगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 क्या है कि क्यूबिकल सॉलिड एल्यूमिनियम जिसका बल्क मॉडुलस जो है वो -v dp/dv से गिवन है और उसकी वैल्यू 70 गीगापास्कल है। ब्लॉक हैज एन एज लेंथ ऑफ 1 मीटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब इस क्यूबिकल ब्लॉक का बल्क मॉडुलस गिवन है और इसकी एज लेंथ गिवन है जो कि अर्थ पे 1 मीटर है। इट इज केप्ट ऑन ए फ्लोर ऑफ 5 मीटर डीप ओशियन, मतलब इसे एक फ्लोर पे रखा गया है जो कि 5 मीटर डीप है। टेकिंग द एवरेज डेंसिटी ऑफ वाटर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली चेंज इन द एज लेंथ ऑफ द ब्लॉक, मतलब यदि उसे ओशन के अंदर 5 किलोमीटर डेप्थ में लेकर जाएं तो उसकी एज लेंथ कितनी चेंज होगी। देखिए आपको बल्क मॉडुलस गिवन है, यदि आप यहां पे डीपी की वैल्यू पुट कर देते हैं देन यू कैन सी द चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम जो आएगा दैट इज डीपी अपॉन बल्क मॉडुलस, मोड में देख लेते हैं। और वॉल्यूम जो है किसी भी क्यूब का वो साइड लेंथ के साथ ऐसे रिलेटेड होता है, मतलब dv अपॉन v कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स ऑफ dl अपॉन l, मतलब इस फॉर्मूले को वी कैन राइट इट 3 टाइम्स ऑफ dl अपॉन l। चेंज इन प्रेशर आप 5 किलोमीटर में लेके गए, एवरेज डेंसिटी ये लेनी है, तो रो g h 5 into 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 70 gigapascal 3 times of dl by l that is 1, then we can calculate the change in as length। तो चलिए नेक्स्ट सी द कैलकुलेशंस। यदि अपन इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो डेल्टा एल नेगेटिव में आता है, नेगेटिव मतलब आप जब नीचे लेकर जा रहे हैं तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, साइड लेंथ जो है वो भी डिक्रीज हो रही है, तो उसकी एज लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो 5/21 mm का आ रहा है एंड दैट इज 0.24 अप्रोक्सीमेटली, 2 डिजिट में राउंड ऑफ करें तो। So the answer is for this question 0.24। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को लेकर। 17 जो है वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि जेई में आए हुए क्वेश्चंस में से देखें तो वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 17 में ये बोला गया है कि द इंडक्टर्स ऑफ 2 LR सर्किट्स आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। दो इंडक्टर्स LR सर्किट के एक दूसरे के पास रखे गए हैं एज शोन इन द फिगर। द वैल्यूज ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर्स, रेजिस्टेंसेस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड अप्लाइड वोल्टेज आर स्पेसिफाइड इन द गिवन डायग्राम, मतलब रेजिस्टेंस, वोल्टेज, इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। आफ्टर बोथ द क्लोज स्विचेस आर क्लोज साइमल्टेनियसली, एक साथ बंद किया, तो वर्क डन बाय द बैटरीज अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंडक्टर्स बाय द करंट रीचेस देयर स्टेडी स्टेट। जब करंट स्टेडी स्टेट में रीच कर जाता है तो ये बतलाना है कि वर्क डन बाय द बैटरीज अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हुआ। तो देखिए सबसे पहली चीज तो एक ये नहीं बताया कि सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस अपोज करेगा या सपोर्ट करेगा, तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर करेक्ट माने गए थे, इसीलिए एम को प्लस में भी लिया गया था और एम को माइनस में भी लिया गया। मान लीजिए इसमें से करंट फ्लो करता है I1, तो इसमें जो और इसमें से करंट फ्लो करता है I2, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो 2 चीजों की वजह से होगा, खुद की वजह से और इस सर्किट की वजह से। तो पहले वाले में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो होगा L1 DI1 प्लस M इंटू DI2 बाई DT, और उसे दोनों के साथ लेना पड़ेगा, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी। अब ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसका खुद की वजह से दूसरे के अगेंस्ट। सिमिलरली दूसरे वाले में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा DE2 दैट विल इज L2 DI2 बाई DT प्लस माइनस M DI1 बाई DT। पहली चीज तो ये। दूसरा वर्क डन पूछा गया है, टोटल वर्क डन। अब वर्क डन जो होगा बैटरी का
दैट विल बी, यदि पावर से बात करें तो dw/dt जो होता है बैटरी का वो होता है करंट। तो जैसे पहले वाले सर्किट में करंट I1 है, तो I1 इंटू di1, मतलब ये आएगा L1 I1 di1/dt प्लस माइनस M I1 di2/dt। अब ये रेट ऑफ वर्क डन है, रेट ऑफ वर्क डन है तो dt को तो कैंसिल आउट कर दो, तो वर्क डन आ गया मेरे पास, dw की वैल्यू आ गई L1 I1 di1 प्लस M I1 di2। इसी टाइप से यदि दूसरे वाले में इंस्टेंटेनियसली वर्क डन देखें इस बैटरी का, दैट कम्स एज L2 I2 di2 प्लस माइनस M I2 di1। जो यदि अपन वैल्यूज पुट करते हैं, यहां से अपना dt मिसिंग है बस थोड़ा सा, तो dw1 की वैल्यू ये आती है, dw2 की वैल्यू ये आती है, दोनों की वैल्यूज टोटल वर्क डन dw1 प्लस dw2 किया और उसे इंटीग्रेट करेंगे। देखिए I1 di1 को इंटीग्रेट किया तो I1 स्क्वायर बाई 2, I2 di2 की तो I2 स्क्वायर बाई 2, और m टाइम्स di1 I2 को किया तो ये m टाइम्स I1 I2 आ गया। यहां पर मैंने जब इन दोनों को ऐड करते हैं ना बेटा, तो m I1 di2 प्लस बाहर प्लस माइनस m I2 di1, इसे मैंने शॉर्ट में m d टाइम्स ऑफ I1 I2 पुट किया है। जैसे इसमें पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो अब हमें I1 और I2 की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए फाइनली जो इसमें करंट होगा दैट विल बी 5/5, दैट इज 1 ओम, मतलब I1 की फाइनल वैल्यू 1 है, और इस वाले में जो होगा दैट विल बी 20/10, दैट इज 2 ओम, तो I2 की वैल्यू 2 है। वैल्यू पुट कर दीजिए तो इस क्वेश्चन के दो आंसर आते हैं, एक तो आता है 55 मिलीजूल और एक आता है 35 मिलीजूल। दोनों ही आंसर जो है वो करेक्ट माने गए थे। चलिए तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। देखिए इसमें क्या बोला गया है, ए कंटेनर विथ 1 kg ऑफ वाटर इन इट इज केप्ट इन सनलाइट। एक कंटेनर है जिसमें 1 kg वाटर सनलाइट में रखा है, विच कॉजेज द वाटर टू गेट वार्मर देन द सराउंडिंग, जिसके वजह से वाटर का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा मिलता है। अब क्यों मिल रहा है उसके बारे में देखिए कि द एवरेज एनर्जी पर यूनिट टाइम per unit area received due to sunlight is 700 and it is absorbed by the water over an effective area of 0.05 मीटर स्क्वायर। कि वाटर जो है वो सनलाइट रिसीव कर रहा है, कितनी कर रहा है, 700 वोट पर मीटर स्क्वायर, और इफेक्टिव एरिया 0.05 गिवन है। तो जब आप इसे कैलकुलेशन में सोल्व करेंगे तो 35 जूल पर सेकेंड, मतलब वाटर जो है वो 35 जूल्स पर सेकेंड सनलाइट रिसीव कर रहा है, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है। Assuming that the heat loss from the water to the surrounding is governed by Newton's law of cooling, ये जो हीट लॉस हो रहा है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग गवर्न हो रहा है, और डिफरेंस बतलाना टेम्परेचर में वाटर और सराउंडिंग में। मतलब एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वाटर जितनी एनर्जी रिसीव करेगा उतनी रिलीज कर देगा, और उसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर रीच हो जाएगा जो कि सराउंडिंग से ज्यादा होगा, और वो टेम्परेचर डिफरेंस हमें कैलकुलेट करके बतलाना है। कंटेनर के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है ना, इसका कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू होती है E सिग्मा A 4 T0 क्यूब अपॉन m इंटू सी। ये हमें याद होना चाहिए, और ये क्वेश्चन में गिवन है 0.01। चलिए ठीक बात, तो हमें टेम्परेचर डिफरेंस बतलाना है, मतलब पर सेकंड 35 जूल रिसीव कर रहा है तो एमिट भी इतनी करेगा, और एमिट जो करेगा वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग E सिग्मा A 4 T0 क्यूब इंटू डेल टी के हिसाब से करेगा। यदि ये डाटा आ जाए तो डेल टी की वैल्यू आ जाएगी। कुछ दिया है इन्होंने, हीट कैपेसिटी दे रखी है, हीट कैपेसिटी जो होती है वो m इंटू सी होती है। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ m इंटू सी की 4200, तो E सिग्मा A 4 T0 क्यूब कम्स एज 0.01 इंटू 4200, दैट वैल्यू इज 42। मतलब ये वाला डाटा जो आ रहा है ये 42 का आ रहा है। एक मिनट, 42 है, दिस इज 0.001, मैंने गलत लिखा है, 0.001 है, तो 0.001 को 4200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डाटा मेरे पास निकल के आएगा 4.2। वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज 42, इट इज 4.2 इंटू में डेल्टा टी, फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस। चलिए लेट्स सी द कैलकुलेशन पार्ट। बिल्कुल वैसा सही है कि सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेट की कितनी, और रिसीव्ड और रेडिएटेड को बराबर पुट किया। यहां से मैंने इस कांस्टेंट की वैल्यू E सिग्मा A 4 T0 क्यूब कैलकुलेट किया, दैट कम्स एज 4.2। इसमें वैल्यू पुट की तो आपका डेल टी आया 35/4.2। 35/4.2 की वैल्यू है 8.33। तो इस क्वेश्चन का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर था वो 8.33 था।
ओके डियर, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस डिस्कशन. होप यू विल एंजॉय दिस डिस्कशन और आपने बहुत कुछ आपके एग्जाम के हिसाब से सीखा होगा. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.